नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और जैसा कि हम ये चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं BHIC 133 का। और इसमें हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेस कौन-कौन से हैं, है ना? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो दिल सल्तनत काल में हिस्ट्री के सोर्सेस कौन-कौन से थे, मुगल काल में हिस्ट्री के सोर्सेस कौन-कौन से थे, है ना? इसी तरीके से हमने देखा मेमोइर्स भी एक सोर्सेस है हिस्ट्री के, राइटिंग के। इंशास भी हिस्ट्री को लिखने में हमें बहुत मदद करते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे सूफी राइटिंग्स, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट और रीजनल हिस्ट्री ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं सूफीज का, तो 3 टाइप के लिटरेचर हमें मिलते हैं सूफी राइटिंग्स में। पहला है मालफुजात, दूसरा है मकतूबात और तीसरा है बायोग्राफीज। तो मालफुजात जो थे दोस्तों, वो सूफीज की कन्वर्सेशन थे, है ना, बातचीत थी। और इसमें मेनली हमें जो मिलता है कि उनकी मोरल टीचिंग्स और रिलीजियस एस्पेक्ट वगैरह जो था वो मिलता है हमें। लेकिन इससे हमें जो आम जनता की जन कॉमन लाइफ थी और जो कंडीशंस थी उस समय में, है ना, जो राजा महाराजा की पॉलिसीज थी, राजा महाराजा का बिहेवियर था, वो सब के बारे में हमें यहाँ पता चलता है। और जो कि कहीं ना कहीं ये आम आदमी की जो समस्याएं थे उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और जो ऑफिशियल हिस्टोरियंस होते थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी के बारे में इतना लिखते नहीं थे, क्योंकि आपने देखा पर्शियन हिस्ट्री में आम आदमी को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो वो बस राजाओं के बारे में ही लिखते थे, राजाओं की पॉलिसीज अच्छी, बस अच्छा ही अच्छा लिखते थे राजाओं की दृष्टि से। और बहुत कम ही ऐसे हमें हिस्टोरियंस मिले जिन्होंने राजा की पॉलिसीज के अगेंस्ट में लिखा है। तो उस हिसाब से जो सूफीज थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक्चुअल चीज़ें लिखी हैं, जिसका राजा की पॉलिसीज का लोगों पे क्या इफेक्ट होता था वो हमें यहाँ से इनकी राइटिंग से मिलता है। ठीक है, तो निजामी निजामी बिल्कुल सही कहते हैं कि हाँ, हमें यहाँ से रियल इम्प्रेशन मिलता है कि उस ज़माने में क्या चल रहा था आखिरकार। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट जो मालफूजात है वो है अमीर हसन सिजवी सिज्जी का, फौदुल फौद करके 1307 का है। और इसमें उन वो कंपाइल करते हैं किस चीज़ को, शेख निजामुद्दीन औलिया की कन्वर्सेशंस को। फिर दूसरा जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है वो क्या है, मकतूबात। ये है लेटर्स जो कि सूफी होते थे, बड़े बड़े सूफी संत जो होते थे, वो अपने जो शिष्य होते थे दूर दराज के इलाकों में, उनको सिखाने के लिए वो उनको लेटर्स लिखा करते थे। और उसमें वो जो उस जमाने में प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स थी ना, उनको डिस्कस किया करते थे। तो इनमें से कुछ एक की बड़ी इम्पोर्टेंट हमें मकतूबात हमारे पास हैं। उनका नाम है अब्दुल कुदूस गंगोही, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह और ख्वाजा मासूम मासूम। ये लोग इम्पोर्टेंट थे सूफी सेंट्स। फिर कुछ एक बायोग्राफीज भी हमें मिलती है सूफी सेंट्स की। लेकिन सूफी सेंट्स की बायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है ना फ्रेंड्स, वो मेनली क्या है, बढ़ा चढ़ा के लिखी है कि हाँ वो बड़े मिरेकल वाले थे ये वो। तो आप जब उनकी हिस्ट्री पढ़ो और आप बायोग्राफी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ो कि हाँ, सॉरी, आप थोड़ा ध्यान रख के पढ़ें कि हाँ वो कौन राइटर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में देख के पढ़ें। ठीक है, अब हम फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, मुगलों का काल जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से शुरू होता है। तो मिड 16th सेंचुरी के आसपास शुरू होता है ना, 1526 के आसपास में। तो उस देखोगे पुर्तगाली वगैरह उससे पहले ही आ चुके थे इंडिया में। जब सल्तनत काल चल रहा था 1498 में ही आ गए थे, है ना, पुर्तगाली आ गया था, वास्को डी गामा। तो थ्रू आउट द मुगल काल बहुत अंग्रेज इंडिया में आए, बहुत ज़्यादा। आप देखते हो हर टाइप के अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, इंग्लिश आए, है ना, डच आए, फ्रेंच आए, सब आए। और जो जो लोग आए उन्होंने अपने हिसाब से फिर हिस्ट्री भी लिखी, यहाँ का जो दिखा उनको उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो और इन सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगालियों से पहले भी कौन आते थे इंडिया में, अरबी लोग आते थे, है ना,
जो वेस्ट कोस्ट पे बिजनेस करते थे। तो इन्हीं में से एक बहुत ही फेमस कुछ एक लोगों का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि अरब जो है, बगदाद में एक राजा था अल मामून करके। उसने एक डिपार्टमेंट खोला, बैतुल हकीमा, और उसने लोगों को बोला कि तुम ट्रांसलेट करो संस्कृत डॉक्यूमेंट्स को अरेबिक में। तो जब ये उसने खोला, डिपार्टमेंट खोला और लोग ट्रांसलेट करने लगे, तो इस तरीके से लोगों में एक उत्सुकता बढ़ी, है ना, इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को जानने को लेकर के। फिर बहुत सारे हिस्टोरियंस इंडिया आए भी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी यहाँ के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। हमें अरबी अरब लिटरेचर में बहुत कुछ मिलता है उस जमाने का, कॉन्टेम्प्ररी में। ठीक है, आप जानते हो गजनी के साथ अल बरूनी आया था, उसने किताबुल हिंद में बहुत ही विविडली लिखा है इंडिया के बारे में। फिर एक और बहुत माना हुआ राइटर है अल उमरी, वो कभी इंडिया आया नहीं, लेकिन जितने भी लोग इंडिया आए उनकी किताबें पढ़ के उसने फिर जो डिटेल लिखा है, वो बहुत ही, उससे हमें जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। एक चीज़ इन अरब राइटर्स के बारे में जो है वो बड़ा जान बहुत ही अचंभा हमें डालती है कि इन लोगों ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है, और लिखा है कि वो उसकी बहुत प्रेज करते हैं कि वो बहुत ही जेनरस था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स था, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस था। जबकि इंडियन जो राइटर्स थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की उतनी ज़्यादा तारीफ नहीं की। आप जानते हो, आपने पढ़ा है हिस्ट्री और सल्तनत काल का, कि मतलब उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबने गलत ही लिखा है कि वो, उसकी पॉलिसीज वगैरह गलत थी। खैर हम उस बारे में नहीं जान रहे, अभी हम डिस्कस करें मोहम्मद बिन तुगलक को, हम अपने चैप्टर पे ही रहते हैं। फिर एक मिडिवल एरा का बहुत ही फेमस राइटर है इब्न बतूता, मोरक्कन ट्रैवलर था, है ना। वो इंडिया में 1333 में आया था और इंडिया से 1344 में गया। वो 11 साल रहा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही आया था वो। और वो 7 साल तक तो दिल्ली का काजी ही रहा था। उसके बाद फिर वो इंडिया में भी बहुत ट्रैवल किया उसने, 5-6 साल। और उसने एक किताब लिखी रेहाला, जिससे कि हमें उस ज़माने का जुडिशल सिस्टम के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स कैसे थे, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, पोस्टल सिस्टम क्या था, है ना, कोर्ट में किस तरीके से व्यवहार किया जाता था, ट्रेड, वीट्स एंड मेजर, कस्टम्स, लोगों के बहुत डिटेल में उसने लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो रेहाला अगर कभी कहीं किताब मिले आपको, जरूर पढ़ें। इससे कॉन्टेम्प्ररी जो उस जमाने में सल्तनत काल में चल रहा था तुगलकों के टाइम में, हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। फिर मुगल पीरियड में ये अरब के बाद फिर हम देखें तो अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों में सबसे फेमस नाम एक है फादर मोन्सराट का, है ना। पल्सराट है, सर थॉमस रो है, बर्नियर, ट्रेवेनियर, मानुची, ये सब आए थे इंडिया में। तो मोन्सराट जो था वो जेसुइट मिशनरी का एक पार्ट था। वो फादर एक्वाविवा के साथ आया था 1580-82 में, है ना। और अकबर के कोर्ट में गया था वो आगरा में। और मोन्सराट ने तो मुराद का ट्यूटर भी रहा। फिर उसने अपने मेमोयर लिखा बाद में जा कर के, और उसके मेमोयर से हमें बहुत डिटेल में पता चलता है कि अकबर की जो रिलीजियस डिस्कशंस होते थे वो किस तरीके के थे, हैं। और यहाँ तक कि अकबर ने एक कैंपेन चलाया था मिर्जा हाकिम के खिलाफ, वहाँ भी हमें डिटेल पता चलता है मोन्सराट के मेमोयर से। फिर दूसरा अंग्रेज था पल्सेराट, जो कि एंटवर्प का रहने वाला था, डच का। और वो आगरा में रहा 1627 तक। ठीक है, और उसने जो अपनी किताब लिखी उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की इंडिया के बारे में। और उसने इंडिगो प्रोडक्शन के बारे में भी लिखा कि बयाना में होता था इंडिगो, बयाना, सरखेज और मेवात रीजन में होता था। उसने स्पाइस ट्रेड के बारे में भी लिखा है बहुत डिटेल में पल्सराट ने। ठीक है, फिर आता है अगला थॉमस रो। थॉमस रो एक ब्रिटिशर था, वो जहांगीर के कोर्ट में आता है 1615 में। और उसने जहांगीर के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। न सिर्फ जहांगीर के बारे में, उसने आसफ जाह, खुसरो, खुर्रम, सबके बारे में लिखा है। और उसने नवरोज के बारे में खास करके बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। और जो राजा को
सोने में तोला जाता था, उसके बारे में भी उसने लिखा है खूब। फिर एक और राइटर था ट्रेवेनियर, वो एक ज्वेलर था, डायमंड मर्चेंट था। वो इंडिया कई बार आ चुका था, 6 बार इंडिया आ चुका था। और पहली बार वो 1640 में आया था। वो भी कहीं ना कहीं औरंगजेब का, सॉरी, जहांगीर का ही कॉन्टेम्प्ररी था। जहांगीर और आपके ये शाहजहां का कॉन्टेम्प्ररी था। और इसने उस ज़माने में बहुत सारे जो, इसने ऑब्वियसली कॉमर्स के लिए आता था, ये तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में लिखता है। और ये खास करके जो उस ज़माने में मनी लेंडर्स होते थे, श्रॉफ्स या सराफ, उनकी जो ट्रिक होती थी पैसा देने की, उसके बारे में लिखा है। इसने गोलकोंडा के माइंस वगैरह के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया है। फिर हमारा आते हैं फ्रेंच फ्रेंच राइटर बर्नियर, है ना। ये मुगल काल में औरंगजेब के टाइम में आए थे, 1658 से लेकर 1668 तक, है ना। 1658 से 1668 तक रहते हैं ये। और ये शुरू में तो दानिशमत खान के एक सर्विस में आते हैं, लेकिन बाद में वो औरंगजेब के कोर्ट में फिजिशियन की तरह काम करता है 12 साल तक। और यहीं से हमें पता चलता है औरंगजेब के जो वॉर ऑफ सक्सेशन वगैरह हुआ था, उसके बारे में डिटेल पता चलता है हमें। और इसने दारा शिकोह को जो दिल्ली में घुमाया गया था ना, वो भी देखा था इसने अपनी आंखों से। फिर इसने धर्मत के युद्ध के बारे में लिखा है बहुत डिटेल में। और इससे जो इसने दिल्ली और आगरा की पूरी सिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है कि यहाँ के लोग कैसे थे और किस तरीके से मुगल कारखाने वगैरह काम करते थे, पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी, और पीजेंट्स का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था मुगल गवर्नर्स और जागीरदार के द्वारा। हालांकि कुछ बातें इसने गलत भी लिख दी, मे बी उसको समझ में नहीं आया उस ज़माने में कि लैंड ओनरशिप वगैरह के बारे में, तो ठीक है, थोड़ी मोड़ी गलती चल जाती है। बट मैक्सिमम चीज़ें इसने बहुत डिटेल में अच्छे से लिखी है। फिर एक और राइटर था यूरोपियन, मानुची। वो इटली का था, वेनेशियन था। और ये दारा शिकोह की आर्मी में आया था, आर्टिलरी का। जानते हो उस ज़माने में कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे वो फॉरेनर्स को रिक्रूट भी करते थे पहले, है ना। हम लोग इतने अमीर ही होते थे, हम राजा महाराजा इतने अमीर थे कि आम आदमी का तो पता नहीं यार उस ज़माने में क्या था ज़िंदगी। बट जिस तरीके से राजा महाराजा रहते थे वो तो बहुत ही ऐश में रहते थे। और तो उसी में से दारा शिकोह की आर्टिलरी में इसको, मनुची को रिक्रूट किया जाता है। लेकिन बाद में वो राजा जयसिंह की आर्मी में जाता है, फिर उसके बाद शिवाजी के पास चल जाता है। तो क्योंकि इसको मेडिकल की अच्छी नॉलेज थी, तो वो फिजिशियन का भी काम करता है 1670 में लाहौर में। और 1678 में के बाद फिर वो शाह आलम की वाइफ का फिजिशियन बनता है। तो इसने एक किताब लिखी है, स्टोरिया दो मोगोर। उसमें इसने औरंगजेब के पूरा डिटेल में बताया है। और इसने मुगल पॉलिसी टुवर्ड्स जो दक्कन थी उसके बारे में भी डिटेल में लिखा है। और जो औरंगजेब की मूवमेंट्स थी 1700 से लेकर 1707 के बीच में, उन सब के बारे में डिटेल जानकारी मानोजी से मिलती है हमें। ठीक। तो ये था आपका फॉरेन कुछ एक ट्रैवलर्स, और उन्होंने क्या क्या किया, कि कौन कौन से उन्होंने दिए हैं डिस्कशंस, वो सारा हमने देखा। अब रीजनल हिस्टोरियन की बात करें हम, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज और अरबी ही आकर के लिख रहे थे यहाँ पे हिस्ट्री, है ना। हमारे अपने भी इतिहासकार इतिहास बहुत लिख रहे थे। और मतलब राजस्थान तो इतना ज़्यादा हिस्टोरियन से भरा हुआ था कि जिसका कोई लिमिट नहीं, है ना। और हम अभी सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे राजस्थान में हिस्टोरियन थे। अब आप बोलोगे राजस्थान ही क्यों, क्योंकि देखो राजा महाराजाओं का राज था, है ना। बहुत ही प्रॉस्पेरस था राजस्थान उस जमाने में भी। और क्योंकि प्रॉस्पेरिटी काफ़ी थी वहाँ पे, तो वो एक ऑफिशियल, उन्होंने भी मुगलों को देख करके सीख लिया था। इवन मुगलों को नहीं भी देखा तो अब भी पुराने ज़माने से ये रीत रिवाज चली आ रही थी कि हिस्टोरियंस होते थे। और आप देखो हिंदू कल्चर वगैरह में तो होता ही है कि रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं
पूरे ज़माने के, ताकि पता लगाया जा सके किसकी ज़मीनें थी, है ना? या फिर जब संस्कार वगैरह किया जाता है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये रिकॉर्ड्स हमेशा से रखे जाते थे, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो तो थे ही थे। तो इसी में जो राजस्थान से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है वो आपको मिलते हैं राजस्थान स्टेट आर्काइव बीकानेर में, राजधानी में लिखे हुए हैं ज़्यादातर। और ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड आपको 17th सेंचुरी के मिल जाते हैं। वही आपका मतलब जहांगीर औरंगजेब वाले ज़माना के टाइम का। और इन रिकॉर्ड्स को जो अर्लीस्ट हैं उनमें जयपुर रिकॉर्ड्स, बहुत ही पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं जयपुर के। और इनमें फरमान, निशान, सनद वगैरह चीज़ें मिलती हैं, और इससे हमें खूब सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जयपुर के बारे, जयपुर के जो राजघराना था उसके बारे में, या फिर जयपुर के राजघराना नहीं, उस जमाने की जो कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल थी जयपुर रियासत में, उसके बारे में। फिर एक अरसत्ताज अरसत्ता करके रिकॉर्ड्स होते हैं, वो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड था, जिसकी जिसको स्टार्ट किया गया था 1663 से। और पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था कि स्टेट में कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। फिर दूसरा एक रिकॉर्ड था जिसको कहते हैं दस्तूर कौमवार। इससे हमें वहाँ पे कास्ट बेस्ड हायरार्कल स्ट्रक्चर का पता चलता है स्टेट में। और जिस तरीके से जयपुर के रिकॉर्ड्स थे वैसे जोधपुर के भी रिकॉर्ड्स थे, है ना? और ये जोधपुर के जो रिकॉर्ड है वो बही के फॉर्म में थे, बही खाते होते थे ना, उस तरीके से बही के फॉर्म में थे। इनमें से कुछ एक बही जो फेमस है वो है सनद परवाना बही, कागात बही, हासिल बही और जकात बही। ठीक है, इन सबको 1630 से लिखना शुरू किया गया था। और यहाँ से हमें काफ़ी सारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वहाँ का पता चलता है। एक और बही होता था जो विवाह बही, इस जो स्टेट खर्चा करता था ना शादी ब्याह पे, तो वहाँ से हमें पता चलता है उसके बारे में। फिर एक बहुत ही फेमस वहाँ का राजस्थान का राइटर है, उसको उनका नाम है मनोहर नैन्सी, और उनकी किताब है मारवाड़ री परगना री विगात। और नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, और क्योंकि वो काम भी करते थे एज अ दीवान, तो उनके पास सारे रिकॉर्ड होते थे। उन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा है वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ कितने कुएं थे, कल्टीवेशन कैसा था, एनिमल कैसे था। तो पूरा मारवाड़ रीजन के बहुत ही अच्छा उन्होंने चित्रण किया है अपनी किताब में। फिर हम साउथ में जाकर के देखें तो पेशवास वगैरह जो था, पेशवा का दफ्तर पुणे में, वहाँ पे हमें मिलता है ह्यूज कलेक्शन 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक। और बोला जाता है कि पूना का जो आर्काइवल रिकॉर्ड है वो तो दोस्तों बिगेस्ट कलेक्शन है आर्काइवल का एशिया में। और ये लगभग लगभग 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, जिसमें से 3 लाख तो बिल्कुल ही रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि 39,000 रुमालों में बांध करके रखी हुई है। ठीक है, कुछ एक तो इतने पुराने कि वो शिवाजी तक के रिकॉर्ड रखे हुए हैं वहाँ पे। तो इन सब रिकॉर्ड्स को जब आप एनालाइज करके देखोगे तो आपको वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है उस जमाने का, है ना? ऐसे ही इनाम कमीशन के पेपर्स हैं, ह्यूज लैंड रिकॉर्ड्स हैं, शिवाजी के ज़माने तक जाता है, आदिल शाही निजामशाही पीरियड तक जाते हैं। फिर पेशवा रघुनाथ राव जी की एक डायरी है, उससे पता, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से उन्होंने अटैक किया लाहौर पे और जीता लाहौर को। फिर मराठों की हिस्ट्री में एक और डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोला जाता है बाखर्स। ठीक, बहुत सारे बाखर्स मिलते हैं हमें शिवाजी की लाइफ के बारे में, लगभग लगभग 200 के बारे में तो हम जानते ही जानते हैं। तो इनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है उनका नाम है सभासद बाखर, अजनापात्र बाखर और महाकविची बाखर। देखो ये सारे मराठी नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। तो महाकविची बाखर जो है वो अर्लीस्ट कंसिडर किया जाता है 15-16 सेंचुरी का है। सभासद बाखर जो है वो अराउंड 1694 में लिखा गया था, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्ण जी सभासद के बारे द्वारा, जो कि शिवाजी के ऑफिशियल थे। और एक और जो बाखर है वो है अजना पात्र बाखर, जो कि रामचंद्र पंत अमात्य ने लिखा था, और ये डिस्कस करते हैं इवेंट्स को शिवाजी से लेकर संभाजी तक का।
बहुत ही वाकर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से अगर हम इनको पढ़ते हो तो आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ कितने डिटेल में हिस्ट्रीज लिखी हुई हैं, और हमें हिस्ट्री में रिसर्च करने में हेल्पफुल भी होते हैं ये। अगर आप आगे चल के हिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। फिर अगर हम और साउथ में जाएं, विजयनगर एम्पायर के बारे में जानना चाहें, तो कृष्णदेव राय ने खुद एक किताब लिखी थी, अमुक्त मल्याद। ये तेलुगु में लिखी हुई है, पोएटिक फॉर्म में, और इससे हमें उस वहाँ का जो स्टेट था उसके बारे में बहुत सारा पता चलता है कि राजा की क्या ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, आर्मी कैसी थी, फॉरेस्ट रिजर्व कैसे था, रेवेन्यू कैसे वो जनरेट करते थे, सारा कुछ इसमें मेंशन्ड है। ठीक, अगर हम नॉर्थ ईस्ट जाएं, तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है, असम की हिस्ट्री, तो वहाँ पे बुरांजी लिटरेचर है। ठीक, और ये अहोम डायलेक्ट में लिखा हुआ है, और बुरांजी किसका रिकॉर्ड है, किंग्स का, प्रिंस का, जो नॉवेल्स थे और जो जो इवेंट्स हुए वहाँ पे, उन सब के बारे में बुरांजी में लिखा हुआ है, बुरांजी लिटरेचर में। और बुरांजी लिटरेचर से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जयंतिया, कछर और कूच बिहार रीजन्स के बारे में। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चलता है कि जो अहोम थे उनका कन्फ्लिक्ट होता है नागास से, मोरान से, बुराहिस से, मुगल से भी, ड्यूरिंग द रेज ऑफ जयध्वज और चक्रध्वज के राज के समय। ठीक, और अगर हम नॉर्थ में जाएं, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बोलें, तो सबसे बेस्ट जो हमें कश्मीर की हिस्ट्री जहाँ से हमें पता चलती है वो संस्कृत लिटरेचर है ना। और उनमें से क्षेमेंद्र का लोक प्रकाश हमें बहुत ही डिटेल्ड ज्ञान देता है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कश्मीर का उस जमाने में। फिर दूसरी किताब जो बहुत ही फेमस है, हम सब जानते हैं, रास्त कल्हण की रास्तरंगनी, जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताती है 1459 तक। फिर एक और रास्तरंगनी है श्री विजय की, है ना, वो कश्मीर की हिस्ट्री बताती है 1486 तक। ठीक है, फिर कुछ एक और भी पर्शियन टेक्स्ट हैं जो कश्मीर हिस्ट्री बताते हैं, जैसे कि बहरिस्तान शाही, तारीख रशीदी। तो इससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड इतना ही था। होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरे डिटेल में सब कुछ बताऊं, ताकि आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप आराम से ये वीडियो देख करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और आराम से आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे ये वीडियोस को 1-2 बार सुनने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।